Mishra from CSE department, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था, एक बेसिक सी प्रोग्राम बनाया था, और सी प्रोग्राम बनाने के बाद उसके कुछ नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए थे। अब वो सी प्रोग्राम किन से बन रहा है, यानी हमने वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा, कुछ स्टेटमेंट्स देखे, जैसे फंक्शंस देखे, प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शंस, यानी दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे डेटा टाइप हुए, वेरिएबल्स नेम हुए, कीवर्ड हुए, कांस्टेंट हुए, आइडेंटिफायर हुए, ठीक है, एक्सप्रेशन हुए, सिंटेक्स हुए। दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी इनसे ही मिल करके एक सी प्रोग्राम आपका कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो अब हम एक एक करके उन सी एलिमेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि सी में जो दो तरीके के वर्ड्स से सी लैंग्वेज मिलकर बनी होती है। पहला होता है आपका आइडेंटिफायर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कीवर्ड्स। यानी इन दो वर्ड से मिलकर के सी लैंग्वेज बनती है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करते हैं। सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, इनसे मिलकर के सी लैंग्वेज बनी होती है। ये 32 कीवर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि भाई इस वर्ड का ये मतलब होता है, ठीक। जैसे इफ एक कीवर्ड है, इसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, इसका क्या काम है, ये सब कीवर्ड्स एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एंटिटी होगी, यानी ऐसी एंटिटी जो आइडेंटिफाई करे, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने वेरिएबल पढ़े थे, नहीं, क्या पढ़े थे? वेरिएबल। तो वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बोलते थे कि वेरिएबल का नेम ये है, यानी ए लिख दिया। तो ए एक तरीके का क्या हो गया? वेरिएबल का नाम, जो कि एक क्या कहलाया? आइडेंटिफायर, ठीक है। फंक्शंस हम अगर बनाएंगे तो फंक्शंस नेम अगर हम यूज करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर कहलाएगा। इसी तरीके से आप एरे का नाम लिखोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे, ठीक है, और आप यूनियन का नाम लिखोगे, ठीक है, पॉइंटर्स वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करोगे। तो इन सारी एंटिटी, ये सारी क्या है? एंटिटी। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं? जैसे हम जब वेरिएबल अभी पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे लिख रहे थे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखते थे कि डेटा टाइप वेरिएबल का नाम ए। तो वहाँ पर आप जान जाते थे कि ए क्या है? एक वेरिएबल है। यहाँ पर क्या होगी? वैल्यू स्टोर होगी। तो ए एक वेरिएबल का नाम तो है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली में? आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशंस, रूल्स क्या होते हैं, वो हम एक एक करके आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या रूल्स है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? एक आइडेंटिफायर। आगे आप लोग फंक्शंस पढ़ोगे, एरे पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पॉइंटर पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे। तो इनको अगर डिफाइन करना है, डिफाइन करना यानी यूजर अपने हिसाब से क्या करेगा? उसका नेमिंग कन्वेंशन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो वो आइडेंटिफायर आप किस रूल से करोगे, उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। यानी उनको आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे जब उनका नेम डिफाइन करोगे। तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि जितने आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है,
it consists of alphabets both capital और स्मॉल, यानी लोअर केस में भी आप ले सकते हो, अपर केस में भी ले सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और डिजिट्स मीन्स 0 to 9 और अंडरस्कोर ठीक है, ये वाला सिंबल अंडरस्कोर का होता है। यानी जब भी आप आइडेंटिफायर को डिफाइन करोगे तो उसका रूल होगा कि इसमें क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और कैरेक्टर यूज में नहीं आएगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहलाता है? दूसरा रूल ये कहलाता है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट। क्या होना चाहिए? अल्फाबेट। पहला लेटर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होता है। बट कुछ सिस्टम्स एज अ अंडरस्कोर भी रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी सम कंपाइलर क्या करते हैं, उनका वो अंडरस्कोर को भी एज अ फर्स्ट कैरेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लेटर क्या लेके चलेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? ये दो नियम हो गए। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है कि ये जो भी आप बनाओगे इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? लेंथ होगी। तो आइडेंटिफायर यानी इसको वेरिएबल नेम भी अगर हम बोलेंगे तो लेंथ should be kept up to 8 कैरेक्टर। यानी कितने लॉन्ग हो सकते हैं, उनकी लेंथ कितनी हो सकती है? 8 कैरेक्टर तक की। लेकिन कुछ ANSI स्टैंडर्ड कंपाइलर में अप टू 31 कैरेक्टर्स तक की भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, ANSI स्टैंडर्ड कंपाइलर जो होते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम ये हो गए। चौथा नियम क्या हो गया? चौथा नियम आपका ये हुआ कि कोई भी स्पेशल सिंबल, यानी स्पेशल सिंबल हो गए आपके, स्पेशल सिंबल, ठीक है, कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, नहीं, और कोई भी स्पेशल सिंबल, कॉमा, स्पेस नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ अल्फाबेट हो रहा है, डिजिट हो रहा है, अंडरस्कोर हो रहा है, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर एप्लीकेबल नहीं होंगे आइडेंटिफायर के नेम में। तीसरी चीज कि कीवर्ड भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। समझ में आया? ठीक है, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने बताया कि f एक कीवर्ड है, तो अगर आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हो, ये एक आइडेंटिफायर है, तो आप इंट इफ ये अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए तो ये क्या माने जाएगा? इनवैलिड माने जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ एक कीवर्ड है जो कि कंपाइलर को ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो एज अ कीवर्ड जो हो गए उसको एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको एक एरर देगा। इतनी चीज समझ में आए? तो ये 5 नियम हो गए किसी भी आइडेंटिफायर को के नेम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। कुछ कंपाइलर क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अंडरस्कोर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। लेंथ 8 कैरेक्टर तक की होती है। ANSI स्टैंडर्ड कंपाइलर में 31 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। स्पेशल सिंबल, कॉमा, स्पेस ये सब अलाउड नहीं है और कीवर्ड्स भी नॉट अलाउड है। इसका मतलब है कि ये एक गलत लिखा हुआ है। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं और लिखूं 3A, तो क्या ये आइडेंटिफायर है? तो आप बताओगे सर गलत नहीं है। क्यों? मैं पूछूंगा क्योंकि 3 आपका क्या है? डिजिट है, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर, और फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए या कुछ सिस्टम अंडरस्कोर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, $B ये क्या आपका वेरिएबल नेम है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि डॉलर यहां पर एक स्पेशल सिंबल हुआ है। ठीक है, देखो C केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए आइडेंटिफायर में अगर मैंने लिखा है CODE कोड, एक लिखा है CODE, एक लिखा है CODE, तो ये तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं।
ये मत कहिएगा कि ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ठीक है। ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये पहला कैपिटल, बाकी स्मॉल, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये 3 डिफरेंट आइडेंटिफायर है, 3 डिफरेंट आइडेंटिटी हैं। तो आइडेंटिफायर बेसिकली इन नियम से आप बनाओगे। इसका मेन मकसद ये होता है कि आप किसी भी वेरिएबल को, फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को एक मीनिंगफुल नेम देने के लिए आप करोगे। जैसे 2 नंबर को आप ऐड कर रहे थे तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो ना, पहला नंबर आपने उसका नाम दे दिया num1, दूसरे वेरिएबल का नाम दे दिया num2, एडिशन कर रहे थे, सम निकाल रहे थे तो तीसरे वेरिएबल का नाम दे दिया सम। तो आप इस रूल्स को फॉलो करके आप मीनिंगफुल नेम दे सकते हो, किसके लिए, किसी भी आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर को के नेम को डिफाइन करने के रूल्स आपको पता चल गए। यानी अब अगर पिछले प्रोग्राम में हम जाएं और पहला स्टेटमेंट लिखते थे वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग क्या लिखते थे, डेटा टाइप लिखते थे और वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यानी अब वेरिएबल का नेम आप अपने हिसाब से इन रूल्स को फॉलो करते हुए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के बारे में हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ लोकेशन, जहां पर वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। कुछ चूंकि वेरिएबल बता रहे हैं तो एक बार फिर से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल, हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे डिक्लेरेशन में, डेटा टाइप लिखते थे और वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन लगाते थे। यानी हम लिखते थे डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप आपने इंटीजर ले लिया तो इंटीजर और वेरिएबल का नाम आपने ए लिख दिया, और वेरिएबल नेम मीन्स आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जब ए वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ए वेरिएबल के लिए मेमोरी में क्या हो एलोकेट हो जाता है, कुछ स्पेस। ये किस पर डिपेंड करता है, ये इसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, राइट। डेटा टाइप चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल क्यों यूज करते थे हम लोग, ताकि हम इसमें कोई वैल्यू क्या कर सके, स्टोर करा सके। यानी a = 10 लिखा तो इसका मतलब इस लोकेशन पर 10 वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि वेरिएबल की वैल्यू आप स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हो, नहीं कि यानी रन टाइम पर इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। यानी अगर मैं लिखूंगा a = a+5, यानी a की वैल्यू 10 है, अब a की वैल्यू 10 + 5, यानी a की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 15, यानी 10 की जगह क्या हो गया, 15। ये चीज़ बताई थी। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी आपको कि वेरिएबल हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 = a, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा कि a की वैल्यू 15 में स्टोर हो रही है। ये यहां पर मैंने क्या बताया था, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा 15 = a, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होगी, यानी a की जो भी वैल्यू होगी उसको वो स्टोर करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले एंटिटी पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 15 क्या है, कोई लोकेशन का नाम तो है नहीं, 15 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड पर क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट हो सकता है, राइट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल हो सकता है, राइट हैंड साइड पर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये सही लिखा गया है, इसको पढ़ा जाएगा 15 असाइन हो गई वेरिएबल a में, b की वैल्यू असाइन हो गई वेरिएबल a में, x + y एक एक्सप्रेशन इसकी इवेल्युएट होने पर जो वैल्यू आएगी वो असाइन हो गई a में। लेकिन मैं 15 = a लिखूंगा, ये गलत पढ़ा जाएगा। b = a लिखेगा, ये सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू b में असाइन हो रही है और b क्या है, b भी एक वेरिएबल है, ठीक है। और x + y
इक्वस टू ए लिखूंगा तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि ए की वैल्यू कहाँ असाइन की जा रही है, एक्स प्लस वाई में, और एक्स प्लस वाई क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन कोई लोकेशन नहीं होता, ये क्या होता है, इवैल्यूएट होने पर एक वैल्यू आती है। इसी तरीके को दो टर्मिनोलॉजी में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है एल वैल्यू और एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है आर वैल्यू, ठीक है। तो एल वैल्यू से आप समझ में आ रहा होगा कि एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, और आर वैल्यू का मतलब ये समझ में आ रहा होगा राइट साइड वाली वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं a इक्वस टू 15, तो इसका मतलब 15 क्या है, आर वैल्यू है, और a क्या है, एल वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल वैल्यू के बारे में। क्या, किसके बारे में, एल वैल्यू के बारे में। तो एल वैल्यू क्या होती है, एल वैल्यू किसको रिफर करती है, एल वैल्यू रिफर्स टू मेमोरी लोकेशन। किसको रिफर करेगी, मेमोरी लोकेशन को। मेमोरी लोकेशन को रिफर कौन करता है, यानी वेरिएबल नेम, यानी किस क्या रिफर करता है, वेरिएबल नेम, ये मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है। यानी अगर मैं ए लिखा हूं, ए को डिक्लेयर किया हूं, तो इसका मतलब ए क्या है, एक वेरिएबल है, और ए वेरिएबल है यानी ए के लिए कुछ स्पेस मेमोरी में एलोकेट हुआ होगा, समझ रहे हो। आर वैल्यू क्या कहलाती है, आर वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज नहीं होती, यानी जो चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, या एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन की भी वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी आर वैल्यू कहलाएगी, समझ रहे हो। यानी x प्लस वाई क्या है, आर वैल्यू है, 15 क्या है, हमारी आर वैल्यू है। या इसका मतलब आप ये समझ में आ रहा होगा कि आर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। देखिए 15 इक्वस टू ए लिखा है, यहां पर 15 क्या है, आर वैल्यू है, क्योंकि आर वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन को रिफर नहीं करती, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, यानी वो कांस्टेंट होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा या कोई फंक्शन होगी जिसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसको वो मेमोरी लोकेशन को रिफर नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है, हमारी आर वैल्यू। तो ये आर वैल्यू 15 है, तो आर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। बी इक्वस टू ए, तो a यहां पर r वैल्यू है और b क्या है, l वैल्यू है, तो l वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक लिखा हुआ। x प्लस वाई इक्वस टू a मेमोरी लोकेशन को रिफर करती है, ये l वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, x प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन को डिनोट करती है, यानी ये क्या है, r वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आप इस एक्सप्रेशन से देख रहे होंगे कि एल वैल्यू राइट हैंड साइड में भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकती है, जबकि आर वैल्यू केवल और केवल कहां रहेगी, राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब अगर 15 इक्वस टू ए मैं लिखूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगी, और उस एरर को क्या, वो एरर क्या आएगी, सिंटैक्स एरर आएगी, और कहेगा एल वैल्यू required as left hand operand, ये एरर आएगी, समझ में आ रहा है। क्यों एरर आएगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, एल वैल्यू यानी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड, यानी इस ऑपरेंड को क्या रिक्वायर्ड है, लेफ्ट एल वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब यहां पर कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है, ठीक है। तो एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कब यूज होगा, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और कांस्टेंट पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज होती है, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल और आइडेंटिफायर के बाद दूसरा सी का एलिमेंट पढ़ेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को अगर डिफाइन करेंगे तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट इज अ वैल्यू। क्या होता है कांस्टेंट, एक वैल्यू होती है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां लिखा 15, तो 15 क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, ठीक है।
इसका मतलब इसकी वैल्यू जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा कभी भी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, आप यहां देखिए मैंने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कांस्टेंट 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट और तीसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट को देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अब एक एक बात कर लेते हैं, यानी कांस्टेंट से पता चल गया कि कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब कांस्टेंट 3 में डिवाइडेड है, कौन कौन सा है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करता हो, यानी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आती है दैट मे हैव डेसिमल पॉइंट और मे नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, यानी ऐसी वैल्यूज जो न्यूमेरिक हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाता है। समझ में आया, जैसे 15 न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 25.65 न्यूमेरिक कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, यानी होल नंबर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। जो होल नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, यानी 25 जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, होल नंबर होगा, वो हमारा कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट। और रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या कहलाएगा, जिसमें फ्रैक्शन में आएगा, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, यानी 65.65, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी इंटीजर कांस्टेंट का मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आता हो। डेसिमल कांस्टेंट, डेसिमल मींस जिसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ठीक है, जिसके अंदर डिजिट कहां से कहां के बीच में लाई करेंगे, 0 से 9, यानी ये 25 लिखा गया है। 25 में कौन सी डिजिट है, 2 और 5, जो कि इस रेंज के अंतर्गत आ रही है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, डेसिमल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट क्या होता है, ऑक्टल कांस्टेंट में बेस वैल्यू 8 होती है, बेस वैल्यू 8 है, दैट मीन्स इसकी रेंज कितनी होगी, 0 to 7 होगी, ठीक है। 25 भी ऑक्टल कांस्टेंट है, लेकिन जब हम सी में डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं 25, तो ये ऑक्टल कांस्टेंट पढ़ा जाएगा या डेसिमल कांस्टेंट पढ़ा जाएगा। इसके लिए पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, 0, यानी 025 लिखा है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ में आ गया। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होता है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में बेस वैल्यू कितनी होती है, 16, बेस वैल्यू 16 होती है, ठीक है, यानी रेंज क्या होगी, 0 to 15 होगी, ठीक है, 0 to 15 होगी। इतनी चीज समझ में आ रही। अब यहाँ पर 0 to 9 तो सही चलेगा, लेकिन जब 10 आएगा तो इसको 10 पढ़ा जाएगा या 10 पढ़ा जाएगा। 11 आएगा तो इसको 11 पढ़ा जाएगा, ये 11 पढ़ा जाएगा। 12, 13, 14, 15, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अल्फ़ाबेटिक से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कैपिटल ए या स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी या स्मॉल बी, सी, डी और ई, राइट, ठीक है। और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले 2 कैरेक्टर 0 और x होंगे, क्या होंगे, 0x, यानी 0x25 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखिए, क्योंकि 25 है, 25 यानी 0 से 15 के बीच में ये भी आ रहा है, ठीक है। और पहला कैरेक्टर क्या होगा, 0x, वो चाहे स्मॉल हो और चाहे कैपिटल हो, ठीक है। और ऑक्टल कांस्टेंट में पहला कैरेक्टर क्या होगा, 0। यहां पर देखिए A B C D E और ये 15 जो जाएगा वो F में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस में आ गई आपकी, किसके अंतर्गत आ गई, इंटीजर कांस्टेंट। और फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें भी इसके भी रिप्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्मेट है, क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट। फ्रैक्शनल फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, जैसे ये लिखा है 25.65, यानी ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट है, चीज जिसमें डेसिमल वैल्यू दी गई है। कभी कभी क्या होता है कि
ये वैल्यूज बहुत लार्ज होंगी या बहुत स्मॉल होंगी, बहुत छोटी होंगी, तब उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट स्मॉल ई या इसी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैसे लिखा जाएगा? यानी अगर मैंने लिखा है 10.5 E5, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। क्या पढ़ा जाएगा? ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? ये चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। 4.5 E माइनस 10 लिखा है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 10। E के पहले जो पहला पार्ट होता है ई के पहले का, इसको लोग बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलेंगे? मैंटिसा। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यानी बहुत लार्ज वैल्यू है या बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको अगर हमको डिनोट करना है तो हम किस फॉर्मेट में डिनोट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई का यूज करेंगे। और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई का यूज करने का मतलब क्या होगा कि 10.5 लिखा हुआ E5, तो इसका मतलब ये पार्ट मैंटिसा कहलाएगा और ये पार्ट एक्सपोनेंट कहलाएगा। और इसको क्या लिखा जाएगा? 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये सब किसके अंतर्गत आया? न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंतर्गत। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा A to Z। ठीक है, कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं और आपके स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स मीन्स 0 to 9 और स्पेशल सिंबल मीन्स डॉलर हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, हैश हो गया। ये स्पेशल सिंबल हो सकते हैं किसमें? कैरेक्टर कांस्टेंट में। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर का होगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड होगा। यानी अगर आप ए लिखोगे तो ए सिंगल कैरेक्टर का होगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, सर नंबर्स होंगे तो 9 लिखा है तो 9 को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे या कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे? 9 न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर 9 को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज कर दिया तो 9 क्या बन जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। समझ में आया? इसी तरह स्पेशल सिंबल, अगर आपने डॉलर लिखा है, ठीक है, डॉलर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज किया है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट में भी अल्फाबेट, में भी नंबर, में भी स्पेशल सिंबल, सिंगल कैरेक्टर का होगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड होगा। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट की बात हो गई। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर आप मोर देन 1 कैरेक्टर यूज करना चाहते हो, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर आप यूज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम इनपुट कराना चाहते हो या एड्रेस इनपुट कराना चाहते हो, तो एड्रेस, नाम यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिंग इसका मतलब 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग। यानी अगर आपने लिखा अमित, ठीक है, तो इसका मतलब अमित क्या है? एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। और इसको किससे इनक्लोज करेंगे? ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो A/32, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि A भी कैरेक्टर है, बैकस्लैश भी कैरेक्टर है, क्योंकि स्पेशल सिंबल भी कैरेक्टर होता है, 32 भी क्या है? कैरेक्टर है। क्योंकि कैरेक्टर आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से हम कांस्टेंट को क्या करते हैं?
डिफाइन करते हैं और उसको किस तरीके से फर्दर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये सब वैल्यूज हैं जो कि चेंज नहीं होती, इनको कहां पर स्टोर कराते हैं, वेरिएबल में, इसीलिए हमने इससे पहले वेरिएबल बताया। अब कोई भी वैल्यू यानी 25 कहां पर स्टोर होगा, किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल ए 25 इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, या रियल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा, या कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करेगा, या स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करेगा, ये कौन बताता है, डेटा टाइप। कौन बताता है, डेटा टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा टाइप, ठीक है। थैंक यू।